नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए अपनी क्लास नियम 9 से शुरू करते हैं। क्योंकि हमने पिछली क्लास में 8 नियम सीख लिए थे, तो आज हम नियम 9 से कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये नियम एक रेल कर्मचारी की जिंदगी के हर पहलू को कैसे छूते हैं, चाहे वो सार्वजनिक बयान हो या फिर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। तो इसे और आसान बनाने के लिए हमने इन सभी नियमों को 5 मेन हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम बात करेंगे भाषण और सूचना की, फिर देखेंगे वित्तीय बर्ताव और तोहफों के नियम, उसके बाद संपत्ति और निवेश, फिर पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो कि है भाषण और सूचना की ईमानदारी। देखिए, एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते एक रेल कर्मचारी की कही हुई बात और उसके पास मौजूद जानकारी दोनों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो देखते हैं कि नियम इस बारे में क्या कहते हैं। तो रूल 9 ये सीधा मुद्दे पर आता है। ये साफ कहता है कि कोई भी रेल कर्मचारी पब्लिक में सरकार की किसी भी पॉलिसी या एक्शन की आलोचना नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई इसलिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे कि रेलवे की सर्विस इम्पार्शियल है, यानी किसी का पक्ष नहीं लेती। अब आता है नियम 10, और ये एक बड़ा ही दिलचस्प बैलेंस बनाता है। सोचिए, एक तरफ तो रेल कर्मचारी को किसी कानूनी या डिपार्टमेंटल जांच में गवाही देनी पड़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे सरकार की आलोचना करने से भी बचना है। तो ये नियम बताता है कि इन दो मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। फिर है नियम 11, जो ऑफिशियल सीक्रेसी यानी सरकारी जानकारी को गुप्त रखने पर जोर देता है। मतलब आप कोई भी ऑफिशियल जानकारी किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा मोड़ आया 2005 के आरटीआई एक्ट के साथ। ये एक्ट पारदर्शिता की बात करता है, तो ये नियम उस एक्ट के दायरे में रहकर ही काम करता है। तो सूचना की ईमानदारी के बाद चलिए अब बात करते हैं पैसों की, यानी फाइनेंशियल कंडक्ट की। ये एक और बहुत ही जरूरी एरिया है जहां ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे ऊपर है। रूल 12 बात करता है चंदे या फंड इकट्ठा करने की। ये साफ साफ कहता है कि आप बिना परमिशन के ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? ताकि किसी भी कर्मचारी पर चंदा देने का कोई जबरदस्ती का दबाव ना बनाया जाए। अगर फंड रेजिंग होती भी है तो वो सिर्फ वेलफेयर या कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे मंजूरशुदा कामों के लिए ही होगी। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन सवाल, क्या एक रेल कर्मचारी तोहफे यानी गिफ्ट्स ले सकता है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ना, क्योंकि यहां हितों के टकराव का मामला बन सकता है। इसीलिए नियम 13 इस पर बिल्कुल साफ साफ गाइडलाइंस देता है, खासकर शादी ब्याह या त्योहारों जैसे मौकों के लिए। तो ये देखिए, इस टेबल में रूल 13 ने हर ग्रुप के कर्मचारी के लिए एक लिमिट तय कर दी है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि तोहफा किससे मिल रहा है। इससे सब कुछ बिल्कुल क्लियर रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और हाँ, अगर कोई गिफ्ट इन लिमिट से ज्यादा का है तो उसकी जानकारी सरकार को देनी ही होगी। और ये जो लिमिट्स हैं, ये हवा में नहीं हैं। ये आरबीए नंबर 30/2020 के तहत अपडेट की गई हैं। तो अगर किसी को और डिटेल में जानना है तो इस रेलवे बोर्ड के आदेश को देख सकते हैं। यही ऑफिशियल सोर्स है। गिफ्ट्स की बात के फौरन बाद आता है रूल 13A, और ये एक बहुत ही गंभीर सामाजिक बुराई यानी दहेज के खिलाफ है। ये नियम बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, कोई भी रेलकर्मी ना तो दहेज देगा, ना लेगा, और ना ही किसी को इसके लिए उकसाएगा। इस मामले में रेलवे का स्टैंड बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाला है। तो फाइनेंशियल लेनदेन से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की। यहां भी वही एक शब्द सबसे जरूरी है, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। नियम ये पक्का करते हैं कि इस मामले में सब कुछ खुला और ईमानदार हो। तो एक और बहुत कॉमन सवाल जो सबके मन में आता है, क्या एक रेलवे कर्मचारी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है? तो इसका जवाब देता है नियम 16, जो इस पर बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस देता है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आरबीई नंबर 167/2019 के मुताबिक एक कर्मचारी अपनी 6 महीने की बेसिक पे के बराबर का इन्वेस्टमेंट बिना किसी को बताए कर सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा का है तो फिर उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रूल 18 की, जो प्रॉपर्टी के लेन देन से जुड़ा है। ये अचल संपत्ति मतलब जमीन, फ्लैट वगैरह, और चल संपत्ति यानी 2 महीने की बेसिक पे से ज्यादा की कोई चीज, इनके बीच फर्क करता है। फर्क क्या है? फर्क है रिपोर्टिंग के टाइमिंग का। जमीन जायदाद के मामले में आपको लेन देन से पहले बताना है,
और महंगी चल संपत्ति के लिए लेन देन के बाद 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करना है। और बात सिर्फ खरीदने बेचने तक ही सीमित नहीं है। नियम 18 कुछ और जरूरी बातें भी कहता है, जैसे पहली नौकरी लगने पर अपनी सारी संपत्ति और देनदारियों के बारे में बताना होगा। लेवल 7 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को हर साल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना होता है और आप अपने ही डिपार्टमेंट की नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते। और हाँ, अगर विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है तो उसके लिए तो सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी। ये नियम 18A में है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की बाउंड्रीज के बारे में है। ये नियम ये पक्का करते हैं कि आपकी निजी जिंदगी का असर आपकी नौकरी की जिम्मेदारियों पर ना पड़े। तो इसमें कई तरह की मनाही और पाबंदियां हैं। जैसे नियम 15 कहता है कि आप बिना मंजूरी के कोई प्राइवेट बिजनेस या दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। नियम 20 के मुताबिक आप अपने काम में फायदे के लिए किसी राजनीतिक या बाहरी असर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नियम 21 शादी को लेकर है और नियम 22 साफ कहता है कि ड्यूटी पर या किसी पब्लिक जगह पर नशा करना मना है। और इसी से जुड़ा है एक और बहुत ही जरूरी नियम 22A। ये बाल मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। कोई भी रेल कर्मचारी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं रख सकता। ये रेलवे की एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी को भी दिखाता है। और अब आखिर में एक नज़र डालते हैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क पर जो इन सभी नियमों को एक साथ बांध कर रखता है। आप इसे इन सभी नियमों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये जो आखिरी 4 नियम हैं, 23, 24, 25 और 26, ये असल में पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। नियम 23 बताता है कि इन नियमों को समझाने का आखिरी अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। बाकी नियम शक्तियों के बंटवारे और पुराने नियमों को हटाने जैसी प्रशासनिक चीजों के बारे में है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सारे नियमों का निचोड़ क्या है? यही कि पब्लिक के बीच न्यूट्रल रहें, सरकारी जानकारी को सुरक्षित रखें, पैसों के मामले में पूरी ईमानदारी बरतें, अपनी संपत्ति में पूरी पारदर्शिता रखें और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हुए ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड्स बनाए रखें।